जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग फिर से बात करेंगे सीटेट के रिगार्डिंग। बहुत लोगों का क्वेरी था कि सर पेपर 2 के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है, पेपर 2 का कोई वीडियो डालिए। तो आज जो हमारा टॉपिक है ये ज्योग्राफी मतलब भूगोल का टॉपिक है, ठीक है। और ये भूगोल का टॉपिक जो है आपको पेपर 1 में तो काम देगा ही देगा, और उसके बाद में पेपर 2 में भी काम देगा। अर्थात भूगोल का एक ऐसा टॉपिक जो आपको पेपर 1 के पर्यावरण में पूछा जाएगा और पेपर 2 के सोशल साइंस वाले सेक्शन में पूछा जाएगा। तो आप पेपर 1 है तो या पेपर 2 है तो दोनों इस वीडियो को आप देख सकते हैं। सीटेट के रिगार्डिंग ये वीडियो बन रहा है। और सबसे पहली बात आप सभी को बता दें कि ये जो भी नोट्स आपको स्क्रीन पर दिखेगा वह नोट्स पूर्णतः NCERT बेस्ड है। और आप सभी को बता दें कि सीटेट में आपको पढ़ने के लिए, सीटेट निकालने के लिए पेपर 2 हो या पेपर 1 हो, आपको NCERT को फॉलो करना होगा, क्योंकि सबसे बेस्ट जो है पूरा क्वेश्चन जो है वहीं से रहता है। और जो भी नोट्स हम आपके सामने प्रोवाइड करेंगे ये सारे का सारा NCERT बेस्ड होगा। बस आपको चीज़ें समझना है, जब हम बोलेंगे तो हमको जो है आपको सुनना है, और सुनने पर आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा। बाकी नोट्स में हम बहुत ही बेहतर तरीके से उसको बयां किए हैं और सारा चीज़ उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि एक कहानी है। किसका कहानी है? तो एक गोविंद नाम का एक लड़का होता था और उसके एक पिताजी होते थे। तो गर्मी के दिनों में तो आप जानते हैं कि नीचे जब गर्मी हो रहा था, गांव में पंखा नहीं था, तो गोविंद और पिताजी उसके जो है छत पर सोए हुए थे रात्रि में, मतलब कि शाम या रात्रि के समय। तो दोनों आसमान की तरफ देख रहे थे और आसमान में देखते देखते जो है गोविंद को एक तारा जो है टिमटिमाता हुआ नजर आया। तो गोविंद के मन में जो प्रश्न था वो प्रश्न अपने पिताजी से कर दिया। अब तो आप जानते हैं कि बच्चा बाल अवस्था में है, 12 से 10-11 साल का है, तो वह जो है क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। तो उसने प्रश्न किया अपने पापा से कि पापा ये बताओ कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं। पहले तो सबसे पहले ये पूछा कि बताइए ये क्या है। तो उसके पापा बताया कि यह तारा है। अच्छा, तो ये बताइए कि तारा जो है टिमटिमाता क्यों है। ठीक है, गोविंद का यह था प्रश्न। और इस प्रश्न को सुनने के बाद में गोविंद के पिताजी ने सोचा कि अगर हम लोग सीधा इसको बता दें कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं, तो इससे बेहतर है कि पूरे सौरमंडल की कहानी हम इसको बता देते हैं। पूरे सौर परिवार की कहानी हम बता देते हैं। पूरा सौरमंडल और सौर परिवार समझने के बाद में यह ऑटोमेटिक यह समझ जाए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। अब उसके पिताजी ने सौरमंडल का जो है जो भी कहानी था उस कहानी को स्टार्ट कर दिया। और सबसे पहले कहानी में एक आता है, कहता है कि बेटा जिस तरह से हम लोगों का परिवार है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और सिचुएशन बेस आधारित क्वेश्चन आता है, आपको यहाँ से रटने से कोई कुछ नहीं होगा, आप इसको समझे रहेंगे तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो क्या कह रहे थे कि बोला, गोविंद के पिताजी ने बोले कि देखो बेटा जिस तरह से हम लोगों का अपना परिवार है, हमारे परिवार में दादाजी रहते हैं, दादी जी रहती है, उसके बाद हम रहते हैं, तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारे भैया है, तुम है, अंकल है, आंटी है। उसी तरह का जो है सौर परिवार भी होता है, मतलब सूर्य का एक अपना परिवार होता है। अब जैसे हमारे परिवार में हमारे परिवार का मुखिया कौन है, मतलब किसको हम सबसे बड़ा मानते हैं, तो बेटा उसका बोला कि दादाजी को, क्योंकि दादाजी का बात सब कोई मानता है। तो हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। उसी तरह से सौर परिवार का जो मुखिया होता है वो होता है सूरज। ठीक है, सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? सूरज होता है। और सूरज भी क्या है? एक प्रकार का तारा ही है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? तो सूरज होता है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि सूरज क्या है? एक तारा है। अब देखिए जिस तरह से हमारे परिवार में दादाजी, दादी जी, अंकल, आंटी, भैया, भाभी वगैरह वगैरह रहते हैं, उसी तरह से सौरमंडल का अपना एक परिवार होगा। उसमें कौन कौन रहता है ये सबसे वाला पॉइंट है। तो गोला में घेरा हुआ है, देखिए उसमें कौन कौन रहता है। तो सौरमंडल का जो सूर्य का परिवार होता है उसमें सूर्य रहता है, ग्रह रहता है, उपग्रह रहता है, क्षुद्र ग्रह रहता है। ठीक है,
अर्थात ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो सौरमंडल कहते हैं। और उस परिवार मतलब वो उसका परिवार हो गया, और उस परिवार का मुखिया कौन होता है, तो सूर्य होता है। क्लियर हुआ। इसीलिए देखिए पॉइंट बनाकर लिखा भी हुआ है, घेरा गया है उसको। देखिए सूर्य और परिवार का, सूर्य जो है, सूर्य सौर परिवार का मुखिया होता है। मतलब सौर परिवार का मुखिया कौन होता है, सूर्य होता है। पहला पॉइंट याद रखना। उसके बाद में दूसरा पॉइंट ये कहा गया है कि सूर्य परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य होता है। जैसे हमारे घर में हमारे दादाजी सबसे बड़े एवं प्रमुख सदस्य होते हैं, उसी तरह सौर परिवार में सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य कौन सा है, तो सूर्य है। याद रखना है आपको, ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है कि सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। अब एक परिवार पर, फैमिली के ऊपर आपको डिपेंड करना है इस चीज़ को। जैसे आपके घर में आपके पिताजी रहते हैं, आपके दादाजी रहते हैं, तो आप लोग को एक लगता है ना कि हाँ मेरे घर में कोई है। एक आम लैंग्वेज में बोले तो एक होता है ना कि सर पर हाथ होना, जिसको बोलते हैं हम लोग छाँव, कि हाँ हमारे पिताजी का हमारे सर पर हाथ है, हमारे दादाजी का हमारे सर पर हाथ है। और ऐसा लगता है कि घर में जब बड़ बुजुर्ग रहते हैं तो आपको सिचुएशन ऐसा पता चलेगा घर में कि एक ये कह सकते हैं कि उन्हीं के प्रकाश से हम लोग प्रकाशित हैं। क्योंकि आपका नाम तो कोई जानता नहीं है। जैसे आप मान लीजिए कि कहीं भी जाते हैं घूमने, या दुकान में कहीं जाते हैं, या अगल बगल में कहीं जाते हैं, तो आपसे कोई व्यक्ति नाम पूछता है, क्या नाम है, तो आप बोलते हैं फलाना कुमार, ठीक है। अब जब नाम पूछता है तो नाम पूछने के साथ साथ में वह आपको नहीं जानता है, फिर बोलता है किसका लड़का है तुम, तो फिर जो है अपने पिताजी का नाम बताते हैं। और पिताजी जब आपके सर्वश्रेष्ठ है उस परिवार में, तो पिताजी से समझ जाते हैं। और फिर जब पिताजी से भी नहीं समझ पाते हैं और बड़े बुजुर्ग फिर पूछते हैं कि तुम्हारे दादाजी का क्या नाम है, तो दादाजी का नाम बताते हैं, अच्छा अच्छा फलाने जी का पोता है। इस तरह से होता है ना। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तरह से सौर मंडल में, ठीक है, सौर मंडल में सूर्य जो है सभी अपने परिवार के सदस्य को प्रकाशित करता है, उसी तरह हमारे परिवार में भी बड़े बुजुर्ग हमको क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यह समझना है कि जिस तरह से सौर मंडल में सौर परिवार का मुखिया जो है सूर्य होता है, और वह सौर मंडल के जितने भी सदस्य उस सभी को प्रकाशित करने का काम करता है, उसी तरह हमारे घर में भी होता है। दूसरा बात याद रखना कि सौर परिवार का सभी सदस्य प्रायः इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। किसके प्रकाश से, तो सूर्य के प्रकाश से। अर्थात सूर्य ही है, सूर्य एक क्या है, तारा है, और तारे के पास में जो है अपना प्रकाश होता है। क्लियर हुआ। बाकी जो उसके सदस्य अर्थात ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, इस सब के पास में अपना प्रकाश नहीं है। तो पॉइंट एक याद रखना है कि सूर्य एक तारा है, सूर्य के पास अपना प्रकाश होता है, जबकि क्षुद्र ग्रह और ग्रह के पास में अपना प्रकाश नहीं होता है, बल्कि वह किससे प्रकाशित होते हैं, तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये बात याद रखना है। चलिए अब पॉइंट को आगे बढ़ते हैं। दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह पर उठती हुई आग की लपेटें दिखाई देती है, इसे सौर प्रज्वाल कहते हैं। अब इसको याद रखना है आपको, ठीक है। आपको कैसे याद रखना है कि जैसे मान लीजिए कि सिंपल सी बात, कहीं पर अगर आप एक जो है बहुत सारा लकड़ी को मिलाकर उसमें जब आग लगाते हैं तो आग का जो ज्वाला उठता है वो देखते होंगे। उसी तरह से सूर्य बहुत ही गर्म, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, और टेम्परेचर हाई रहने के कारण वहाँ पर होता क्या है कि उसका गर्मी बहुत ज़्यादा, हीटिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा रहता है। और दूरबीन से जब आप उसको देखिएगा तो उसमें उसी तरह का, जिस तरह से लकड़ी में आग लगाने पर जो प्रज्वलन होता है आग का, उसी तरह से सेम समझिएगा कि आपको जो है ये सौर मंडल में जो है सूर्य का जो प्रज्वलन होता है उस समय प्रज्वलित होते रहता है। ठीक है, आपको यह समझना है। तो लेकिन उसे हम कहते क्या है, तो सौर प्रज्वलन कहते हैं। याद रखिएगा कि जहाँ पर सूर्य जो है गर्म बहुत रहता है, हीट रहता है, तो दूरबीन से देखने पर उसके सतह पर उठती हुई आग की लपेटें जो दिखाई देती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम जानते हैं सौर प्रज्वाल के नाम से। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए, हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है, और सूर्य हमारे पृथ्वी से बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, अर्थात हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं इस पृथ्वी से कई गुना बड़ा है हमारा क्या, सूर्य। क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर आपको पता चलता है कि सर आपने तो कह दिया कि सूर्य एक तारा है, ठीक है,
लेकिन सूरज हमको बड़ा दिखाई देता है और जो है अन्य तारे तो बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। जी हाँ, आसमान में जितने भी तारे आप देखते हैं सबके पास एक प्रकाश, अपना प्रकाश है, ठीक है। लेकिन सूर्य से हम लोग प्रकाशित क्यों होते हैं? हमारे पृथ्वी पर उसका प्रकाश आता है लेकिन अन्य तारा का प्रकाश नहीं आता है। इसलिए बस एक ही रीज़न है, रीज़न ये है कि बाकी जो तारे हैं हमारे पृथ्वी से बहुत दूर है, ठीक है, लेकिन सूर्य जो है उन तारों की अपेक्षा बहुत नज़दीक है पृथ्वी से, इसीलिए उसके प्रकाश से हम लोग प्रकाशित हो जाते हैं और बाकी जो तारे हैं उसके प्रकाश का फ़ायदा हमको नहीं मिल पाता है। अगर बाकी तारे का प्रकाश भी हम लोग के पृथ्वी पर आ जाता तो फिर हम लोग का जीना भी मुश्किल हो जाता। इसीलिए एक ही सूरज है, इसी से हम प्रकाशित होते हैं, तो कभी कभी गर्मी में परेशानी होने लगता है ना। तो यहाँ पर ये भी समझना है आपको, अर्थात सूर्य एक तारा है, सभी तारों के पास अपना जो है क्या होता है, प्रकाश होता है, बट हमको पृथ्वी को प्रकाशित करने का काम कौन करता है? तो सूर्य करता है। और सूर्य प्रकाशित करने का काम इसलिए करता है, उसका प्रकाश हमारे पृथ्वी पर इसलिए आ जाता है क्योंकि सूर्य का दूरी जो है पृथ्वी के डिस्टेंस, पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी जो है बहुत कम है, इसीलिए उसका प्रकाश जो है यहाँ पर चला आता है अन्य तारों की अपेक्षा। दूरी तो है ज़्यादा लेकिन अन्य तारों की अपेक्षा इसका दूरी कम है, इसीलिए हम इसके प्रकाश से प्रकाशित भी हो जाते हैं, ठीक है। और पृथ्वी क्या है? एक प्रकार का ग्रह है, क्योंकि पृथ्वी ग्रह है तो हम आपको अभी बताए हैं कि सूर्य के पास अपना जो है प्रकाश होता है, लेकिन उसका ग्रह होगा, उपग्रह होगा, क्षुद्र ग्रह होगा, उसके पास में अपना कोई प्रकाश नहीं होगा। तो पृथ्वी भी क्या है? एक प्रकार का ग्रह ही है, इसके पास तो अपना प्रकाश है नहीं, तो हम लोग किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अर्थात आपको यह समझना है कि जिस तरह से परिवार में दादाजी हम सभी को प्रकाशित करते हैं, उसी तरह सौर मंडल का दादाजी कौन होता है? तो सूर्य होता है, और उसी के प्रकाश से हम लोग प्रकाशित होते हैं। और सूर्य का जो है परिवार का हिस्सा है पृथ्वी, क्षुद्र ग्रह, मंगल आदि जितने भी 8 ग्रह है वो सभी जो है सूर्य के परिवार का, सौरमंडल के परिवार का हिस्सा है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं ग्रहों के परिचय के बारे में, अर्थात ग्रहों के परिचय के बारे में बताते हैं, और आपको जवाब देना है कि ग्रह के पास में, क्वेश्चन हम आपसे कर रहे हैं, ग्रह के पास में अपना प्रकाश होता है या नहीं, क्वेश्चन में जवाब आपको देना है। चलिए उसके बाद में देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को ग्रह कहते हैं। अब इसको बिल्कुल कहानी जैसा समझना। जिस तरह दादाजी हमारे परिवार में रहते हैं, दादाजी का चक्कर हम लगाते हैं, अर्थात दादाजी के साथ खेलते हैं, दादाजी के साथ हमारे पापा चक्कर लगाए हुए हैं, हम चक्कर लगाए हुए हैं, फिर इस तरह से हमारा जनरेशन बढ़ते जाता है और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका चक्कर हम लगाते हैं। चक्कर कहने का मतलब ये हुआ कि उनके साथ खेलना, बैठना, उठना आदि जो भी हो, ठीक है। उसी तरह से सूर्य जो है क्या है? दादाजी है, और उसी का चक्कर लगाता है कौन? ग्रह। ग्रह के पास तो अपना कोई प्रकाश होता नहीं है, और वह ग्रहों की संख्या कितना है? हमारे परिवार में 2 भाई बहन है, लेकिन सूर्य का जो है लोग कितने परिवार, उसके परिवार में जो ग्रहों की संख्या है वो कितना है? तो 8 है। वो ग्रह कौन कौन सा है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये बात आपको रखना है याद। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को क्या कहते हैं? ग्रह को कहते हैं, ग्रह कहते हैं। और ग्रह के चारों ओर जो है चक्कर लगाने वाले को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। याद रखिएगा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को क्या कहते हैं? ग्रह। इनकी संख्या कितनी है? 8। कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए उसके बाद में देखिएगा, इसमें लिखा हुआ इनकी संख्या कुल कितना है? 8 है। कौन कौन है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। ये चीज़ें हम डिस्टेंस के हिसाब से आपको बताए हैं। अभी बड़ा छोटा के हिसाब से हम नहीं बताया कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है आदि, ये सिर्फ डिस्टेंस के हिसाब से बताए हैं कि सूर्य के सबसे पास का ग्रह जो है वो बुध है, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि और अरुण और वरुण, ठीक है। अब उसके बाद याद रखना कि इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता। किसमें स्वयं प्रकाश नहीं होता? ग्रहों में स्वयं प्रकाश नहीं होता है। और ये किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है? क्वेश्चन नंबर 2 आप याद रखिएगा, और इसका जवाब आपको कमेंट्स में देना है कि ग्रहों के पास में स्वयं
प्रकाश नहीं होता, वह किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, आपको जवाब देना है। 2 क्वेश्चन हम आपको बोल दिए। क्वेश्चन जैसे ही बोले आप अपने सामने कॉपी रखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसका उत्तर अपने कॉपी पर लिख लीजिए। बाद में जब पूरा वीडियो देख लीजिए उसके बाद हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपसे जो भी सवाल आपसे पूछे। ठीक है, हमको लगा कि आपने वीडियो हमारा बहुत ही अच्छी तरह से देखा है और इंटरेस्टेड है वीडियो को देखने में, और चीज़ें आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, हम याद करा देंगे आपको। ठीक है, चलिए, तो इनकी संख्या, इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता। किन में स्वयं प्रकाश नहीं होता है? तो ग्रह में स्वयं प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अभी हम आपको बताया है कि ग्रह के पास में स्वयं प्रकाश नहीं होता है, किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध। अभी हमने बताया कि डिस्टेंस के हिसाब से सबसे निकट जो ग्रह है वो कौन सा हो जाएगा हमारा? तो बुध हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर लिखा हुआ है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है? तो बुध है, इसीलिए उसमें सबसे अधिक चमक होता है। अर्थात बुध सबसे नज़दीक में है सूर्य के, इसीलिए उसमें क्या होता है? सबसे अधिक चमक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए, मंगल ग्रह को लाल रंग होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। अब इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपको पूछा जाएगा। ठीक है, मंगल ग्रह जो है लाल होने के कारण उसे हम क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। अर्थात लाल ग्रह से के नाम से किसे हम जानते हैं? तो मंगल को जानते हैं। इस बात को भी याद रखना है। शनि एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले है। छल्ला कहिए या वलय कहिए, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि किस ग्रह के चारों ओर छल्ले या वलय है, तो आपको याद रखना है शनि के चारों ओर क्या है? छल्ला और वलय है, आपको याद रखना है। ठीक है, छल्ले वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि है। लाल ग्रह कौन सा है? तो मंगल है। लाल ग्रह कौन सा है? तो मंगल है। सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो बुध है। सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो बुध है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए, प्लूटो जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी उसे अब क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई है। ठीक है, अब प्लूटो नामक एक जो है पहले ग्रह था, पहले वह ग्रह हुआ करता था। अर्थात पहले जो है ग्रहों की संख्या कुल 9 हुआ करती थी। जैसे हमने अभी आपको बताया 8, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। लेकिन पहले जो था 2006 से पहले ग्रहों की संख्या कुल कितनी थी? 9। उसमें प्लूटो को भी जोड़ा जाता था, लेकिन 2006 में उस पर रिसर्च हुआ और उसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया और उसको क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा गया। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि ग्रहों की संख्या अब कितना हो गया? तो 8। पहले कितना था? तो 9। कब निकाला गया? तो 2006 में। इतना पॉइंट्स आपको याद हो गया। चलिए रिवीजन हम कराते हैं आपको। सौरमंडल का प्रधान कौन होता है? तो सूर्य होता है। ठीक है, सौरमंडल का प्रधान कौन होता है? सूर्य होता है। सौर परिवार में कौन कौन रहता है? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड आदि वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद में आपको याद रखना है कि सूर्य का जो प्रज्वलित सतह है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो सौर प्रज्वलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि जो है तारे के पास अपना जो है क्या होता है? प्रकाश होता है। सूर्य क्या है? अपना सूर्य एक क्या है? तारा है। उसी के प्रकाश से सभी ग्रह उपग्रह क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। कुल ग्रहों की संख्या कितनी है बताइएगा? कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। पहले कितना था? तो 9। ठीक है, कब हटाया गया? कब जो है 9 से 8 कर दिया गया? तो 2006 में इसको 9 से 8 कर दिया गया। लाल रंग होने के कारण किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल को कहते हैं। सबसे नज़दीक में ग्रह कौन सा है? अर्थात सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो बुध। किसे हम चमकीला ग्रह, इसीलिए वह चमकते रहता है, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं? तो चमकीला ग्रह भी बुध को कहते हैं। ठीक है, अब आपको याद रखना सबसे अधिक चमक उसमें होता है। और किसके पास में जो है छल्ला या वलय है? किस ग्रह के पास में? तो आपको याद रखना है किसके पास में? तो वो होगा हमारा कौन सा? शनि के पास में। ठीक है, अब देखिए प्लूटो जिसकी गणना हम पहले करते थे लेकिन अब वह नहीं, अब जो है उसको ग्रह के रूप में हम गणना नहीं करते हैं। इसका मतलब प्लूटो क्या हो गया? अब क्षुद्र ग्रह हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। ठीक है, धीरे धीरे आपको समझना है और चीज़ें आगे बढ़ती जाएगी। चलिए दूसरा पॉइंट आप हमारे सामने, आसमान में टिमटिमाते तारे। आसमान में टिमटिमाते तारे का मतलब समझिएगा, तारों का अपना प्रकाश होता है। हम अभी बताए आपको कि तारों का क्या होता है? तारा क्या है? तारों के पास में अपना जो है क्या होता है?
प्रकाश होता है। ये तारे हमसे काफ़ी दूर पर है, इसीलिए हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। अब देखिए ग्रह के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन है, ग्रह को स्पेशली हम अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है। पूरा जो 8 ग्रह आपको दिख रहा है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, और वह जो है सिर्फ हम इंट्रोडक्शन दे दिए हैं आपको, मोटा मोटी जो इंट्रोडक्शन होता है ग्रह के बारे में उस इंट्रोडक्शन दे दिया। अभी हम लोग सौर परिवार पढ़ रहे हैं कि सौर सूर्य के परिवार में कौन कौन है और किसका काम क्या होता है। फिर से ग्रह को हम अलग से पढ़ेंगे, ग्रह का बहुत लंबा चैप्टर है, उसको धीरे धीरे क्लियर करेंगे, ठीक है। मोटा मोटी ये चीज़ें समझ गए कि ग्रह होता क्या है, उपग्रह का। अब देखिए आसमान में टिमटिमाते तारे, तारों का अपना प्रकाश होता है। सूर्य क्या है, एक प्रकार का तारा है। ये तारे हमसे काफ़ी दूर पर है, इसीलिए हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि तारा जो है हमसे काफ़ी दूर पर है, मतलब पृथ्वी से काफ़ी दूर पर है तारा, लेकिन एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी के नज़दीक है अन्य तारों की अपेक्षा है। उसका नाम क्या है, तो सूर्य है, इसीलिए उसका प्रकाश हमारे पृथ्वी पर चला आता है और वह टिमटिमाता हुआ नज़र नहीं आता है। कभी आप देखें सूर्य को टिमटिमाते हुए नजर आए? नहीं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से वह उसका जो है दूरी क्या है, नज़दीक है, इसीलिए जो है वो टिमटिमाता हुआ नज़र नहीं आता है। बाकी के जो तारे हैं वो जो है क्या है, उसका दूरी डिस्टेंस जो है हमारे पृथ्वी से अधिक है। अब देखिएगा उसके बाद में क्या आता है कि सूर्य भी एक प्रकार का क्या है, तारा है। अभी हम आपको बताएं सूर्य का प्रकाश हम तक 8 मिनट में ही पहुंच जाता है, अर्थात 8 पॉइंट कुछ सेकेंड होता है, 13, 14, 16 सेकेंड देता है इस तरह से, लेकिन एनसीईआरटी में 8 मिनट ही दिया हुआ है लगभग में। तो आपको ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन के हिसाब से आप लगा लीजिएगा। 8.16 या 17 करके आता है और एनसीईआरटी में 8 ही दिया है, तो आपको अप्रॉक्स में याद रखना है 8 पॉइंट कुछ। अर्थात सूर्य का प्रकाश हम तक पहुँचने में कितना समय लगाता है, तो 8 मिनट। सोचिए सूर्य का डिस्टेंस कितना होगा, सूर्य का डिस्टेंस कितना होगा कि वहाँ से प्रकाश आने में हमारे पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट लग जाता है। और उसके बाद में आप यह सोच सकते हैं कि सूर्य के साथ साथ में अन्य तारों का जो है डिस्टेंस कितना होगा कि वह उसका जो है प्रकाश ही हमारे पास नहीं पहुंच पाता है। क्लियर हुआ? उसके बाद आगे बढ़ते हुए देखिएगा सूर्य के बाद सबसे नज़दीक तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लगते हैं। और देखिए सूर्य के बाद में जो सबसे नज़दीक का तारा है उसका प्रकाश हमारे तक पहुंचने में 4 वर्ष लग जाता है। सोच लीजिए उसका प्रकाश पहुंचने में हमारे पास कितना लग जाता है, 4 वर्ष लग जाता है। और बाकी का सूर्य का, बाकी के तारे का तो गणना नहीं करना है कितना वर्ष लग जाएगा हमारे तक पहुंचने में, क्योंकि उसका डिस्टेंस, दूरी जो है हमसे बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में देखिएगा पृथ्वी हमारे घर के बारे में कुछ चर्चा की गई है। पृथ्वी हमारे घर पर थोड़ा सा देखिएगा। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहां जीवन मिलता है, क्योंकि यहाँ जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैस मौजूद है। अर्थात जो हमारा 8 ग्रह है उस 8 ग्रहों में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है। और जीवन क्यों मौजूद है? क्योंकि हमको यहाँ पर जल भी मिलता है, पीने के लिए जल भी मिलता है और सांस लेने के लिए हवा भी मिलता है। विभिन्न तरह का गैस यहाँ पर पाया भी जाता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह वगैरह जो भी हो वो सारा जो है इस ग्रह पर पाया जाता है। इसीलिए जो है पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है उस 8 ग्रहों में जहाँ पर जीवन जो है हम लोग जीते हैं। ठीक है, बाकी कोई ऐसा ग्रह नहीं है जहाँ पर हम लोग जीवन जीते हैं। आंतरिक से देखने पर पृथ्वी नीली नज़र आती है। ठीक है, आंतरिक से जब देखेंगे अर्थात आसमान ऊपर से जब आप देखेंगे तो पृथ्वी आपको पूरा नीला नज़र आएगा। क्यों नीली नज़र आती है? क्योंकि यहाँ पर पानी का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। पूरे पृथ्वी में 71% जो है क्या है, पानी है, और 29% जो है क्या है, भूभाग है। 29% पर ही हम लोग जो है क्या किए हुए हैं, 29% पर ही हम लोग अभी अपना घर बनाया है वगैरह वगैरह जो भी काम हो। बाकी 71% पर क्या है, महासागर है, पानी है, और वह पानी हमारे पीने योग्य नहीं है, वह खारा पानी है, नमक वाला पानी है। क्लियर हुआ? तो इसीलिए वह नीला दिखाई देता है। अर्थात जो समुद्र होता है, समुद्र आपको कैसा दिखाई देता है, समुद्र का पानी नीला। इसीलिए आंतरिक से जब देखिएगा पृथ्वी को तो वह जो है नीला दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा अब नीली नज़र आती है। क्यों नीली नज़र आती है इसके बारे में बॉक्स में कुछ बनाया हुआ है, देखिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परिवर्तित होती है तथा समुद्र की सतह नीले रंग का परावर्तन सबसे अधिक होता है। क्योंकि जल यहाँ पर क्या है, 71% है। मेन फंडा यही है, लॉजिकल आपको यह समझना है कि यहाँ पर जल का प्रतिशत सबसे अधिक है, अर्थात 71% है, इसीलिए जो है नीली नज़र आता है। और कुछ फिजिक्स भी इसमें काम करता है और परिवर्तित किरणें जाकर वह परावर्तन
सन के द्वारा सबसे अधिक यह जो है नीला दिखाई देता है। पृथ्वी का 71% भाग जल से घिरा है और तथा 29% भाग किससे घिरा है, स्थल से घिरा है। ठीक है, इतना हम रहने देते हैं आपके लिए। छोटा वीडियो बनाते हैं इसलिए ताकि आपको बोझिल ना लगे, क्योंकि छोटा वीडियो आप देख लीजिएगा आसानी से, बड़ा वीडियो थोड़ा सा बोझिल हो जाता है देखने में। तो ये बात आपको याद रखना। अभी हमने क्या क्या बताया शुरू से रिवीजन करते हुए बताते हैं कि सौर मंडल होगा, और सौर मंडल में जो है एक सौर मंडल के परिवार का मुखिया कौन होता है बताइएगा। अब क्वेश्चन हम कुछ पूछेंगे आपसे, क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, सबसे पहले आप कॉपी पर लिख लीजिए क्वेश्चन, कौन कौन क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि सौर परिवार का मुखिया कौन होता है, नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन आपको यह जवाब देना है कि सौर परिवार में कौन कौन रहता है। ठीक है, ये आपको जवाब देना है। दूसरी बात ये आपको देना है कि सौर परिवार का मुखिया कौन होता है। ठीक है, इसका भी जवाब आपको देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसके पास में अपना प्रकाश होता है। ठीक है, इसका भी जवाब आपको देना है। ठीक है, उसके बाद में आपको जवाब देना है कि सूर्य के चारों ओर कौन जो है सूर्य के चारों ओर कितने ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो आपको जवाब देना है। उसके बाद आपको फिर से जवाब देना है कि सूर्य के सतह से उड़ती हुई आग के लपेटें जो दिखाई देती है इसे हम क्या कहते हैं, ये भी जवाब आपको देना है। ठीक है, और उसके बाद आपको बताना है कि सूर्य इसके बारे में तो हम बता ही दिए। उसके बाद बोलिएगा कि डिस्टेंस के हिसाब से, डिस्टेंस मतलब दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह कौन सा है, आपका जवाब देना है। दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह कौन सा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको जवाब देना है दूरी के हिसाब से सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है। ठीक है, दूरी के हिसाब से सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है। एक और जवाब देना है दूरी के हिसाब से सबसे प्रथम ग्रह कौन सा है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हम आपसे इसे पूछे, इसका भी जवाब आपको देना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपको जवाब देना है कि ग्रहों के पास में अपना प्रकाश होता है या नहीं, इसका भी जवाब आपको देना है। उसके बाद में बताइएगा ग्रह किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ये भी जवाब आपको देना है। ग्रह जो है किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अब उसके बाद आपको जवाब देना है कि लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, इसका भी जवाब आपको देना है। नेक्स्ट आपको जवाब देना है कि कौन सा ग्रह के पास में वलय या छल्ला है, ये भी जवाब आपको देना है। ठीक है, उसके बाद में आपको जवाब ये देना है कि सूरज के बाद जो सबसे नज़दीक का तारा है उसका प्रकाश पहुंचने में हमारे पृथ्वी पर कितना समय लगता है। ठीक है, उसके बाद आपको जवाब देना है, सब अभी क्वेश्चन सुने हम क्या बोले, सूरज के बाद सबसे नज़दीक का जो तारा है उसको पहुंचने में हमारे पृथ्वी पर, उसके प्रकाश को पहुंचने में हमारे पृथ्वी पर कितना समय लगता है, इसका भी जवाब आपको देना है। नेक्स्ट आपको जवाब देना है कि सूरज के प्रकाश को पहुंचने में हमारे पृथ्वी पर कितना समय लगता है। ठीक है, उसके बाद आपको जवाब देना है कि नेक्स्ट आपको जवाब ये देना है कि बताइएगा कौन सा ऐसा ग्रह है, कौन सा एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन उत्पत्ति संभव है। ठीक है, इसका भी जवाब आपको देना है। उसके बाद आपको जवाब देना है किसे हम नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जवाब देना है किसे हम नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, ये बात तो बोल दिए। उसके बाद बताइएगा पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, ये भी जवाब आपको देना है। और पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जो है स्थल पाया जाता है। ठीक है, इतना पॉइंट्स हम आपको अभी आधे घंटे में पढ़ा दिए हैं और ये सब इतना इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं कि आपको पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उसके बाद में आप कमेंट बॉक्स में जाकर और अपना जवाब जरूर देंगे। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्रिय छात्रों, मेरे दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि हम जितना भी चीज़ पढ़ाए हैं ये सभी हम पढ़ाए, जितने भी सवाल हम आपसे पूछे ये सभी पढ़ाए हुए सवाल हम आपसे पूछे हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो में जो है इसका जवाब जरूर दीजिएगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा ना कि जो भी क्वेश्चन हम आपको पूछे हैं कॉपी सामने रखिएगा और कॉपी सामने रखकर पूरा का आंसर पहले लिख लीजिएगा कि किस किस क्वेश्चन का क्या बोले, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर सबका आंसर लिख लीजिएगा। उसके बाद में आप
जो है पूरे चीज़ को टाइप कर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। आपको होगा क्या कि जब टाइप कीजिएगा तो आपको बहुत ही अच्छे तरह से याद हो जाएगा और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, याद हम करा देंगे। ठीक है, जितना भी चीज़ पढ़ाया है उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट जरूर कीजिएगा जब आपको, तभी हमको पता लगे कि आपने वीडियो देखा है बहुत ही अच्छी तरीके से, गहन तरीके से, और उसका जवाब देने का भी कोशिश किया है। मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।